नमस्कार, मैथ्स का स्वागत है। मेरा नाम है अजय शर्मा और आरबीएससी क्या चल रहा था भाई अपने थी सारणिक के 2 क्वेश्चंस बताया था आपको और उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपन क्या स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किससे आएंगे? मैट्रिक्स से आएंगे। सारणिक में मैंने ज़्यादातर आपको उसका मान निकालना सिखा दिया और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो दिखा दी। अब बची है क्या? सिर्फ प्रैक्टिस किसको करनी है? आप लोगों को करनी है। और कोई जो क्वेश्चन है वो आप ग्रुप के अंदर पूछ रहे हो भी आरबीएससी वालों, आपको क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। जो अपना टेलीग्राम का ग्रुप बना अगर आप क्वेश्चंस पूछो मुझे, जो भी क्वेश्चंस आपके हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लिए हैं मैंने अपने मन से, उनके बाद में अच्छे क्वेश्चन है भाई और आरबीएससी लेवल इतना ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। और वो दोनों क्वेश्चंस में ये जो सेकंड नंबर 1993 में आया हुआ है, 1993 मेरा बर्थ है, उस टाइम ही आया हुआ है। देखो उस टाइम भी इतने अच्छे क्वेश्चंस आते थे। बात करते हैं अपन किसके बारे में? निकाय के बारे में, ठीक है। कि यदि निकाय अपना ये अशून्य हल विद्यमान है, क्या है? एक अशून्य हल विद्यमान है, तो इसकी क्या निकालनी है? मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। करते हैं भाई। इसका सबसे पहले मैट्रिक्स बनाए, डिटरमिनेंट बनाए तो ए बी सी ए बी, ये हो गया डेल्टा। आप जानते हो अगर शून्य हल विद्यमान है, अशून्य हल विद्यमान है तो क्या कंडीशन थी? डेल्टा बराबर 0 एंड D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर भी 0। डेल्टा बराबर 0 ये रहा, इसको बराबर 0 कर लो। और D1 D2 D3 ये मेरे को क्या दिया हुआ है उसने? निकालना है वैल्यू। अब देखो इंपॉर्टेंट, या तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जो मैंने कुछ महत्वपूर्ण सारणिक बताई थी उसमें सबसे पहले यही बताया था ए बी सी ए बी। इसकी वैल्यू क्या बताई थी? बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर 0। यही वैल्यू बताई थी भाई मैंने आपको। और इसकी देखो वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, देख लेते हैं। 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब आपको 9th क्लास याद करनी है। क्या था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। वैल्यू क्या आती थी? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। थी कि नहीं आती थी? इस पूरी इक्वेशन को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर की नहीं बनी भाई ये पूरी इक्वेशन। और अगर ये पूरी इक्वेशन ऐसी बन चुकी है तो किस लिए है भाई? अब आप यहाँ से इसके बराबर लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। इसका मतलब ये भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर। ये 0 के बराबर तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी 0 एंड ये 0 के बराबर तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। यहाँ से एक आंसर तो मेरे पास में ये आ गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। यहाँ से अपन कुछ निकाल सकते हैं क्या? प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए बी। देखो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब एक बार प्लस ए बी कर दूँ तो मेरा काम बन सकता है भाई। मेरा काम क्या हो सकता है? बन सकता है भाई इसके अंदर, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं, अपन ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्यों? माइनस ए बी है, एक बार और माइनस ए बी कर दिया, एक बार प्लस ए बी कर दिया, ठीक है। प्लस ए बी किया तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा? इसकी इक्वेशन बन जाएगी किसकी? ए स्क्वायर ए बी की। तो इस तरीके से अपने पास ऐसे बन जाएगा भाई। ये क्या बन जाएगा आपके पास में? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से इसका ही बन जाएगा बी प्लस क्यों? इसको और इसको लेके कर सकते हैं, इसको और तीनों को लेके करेंगे तो भी एक तो ये बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा भाई a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0 बन जाएंगे और आपके क्या आ जाएंगे? ये दोनों आंसर आ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कौन से वाला? ये तो भैया 12th क्लास के स्टूडेंट हो गए हो, जोड़ना घटाना सीख ही गए होंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, ठीक है। और फिर ये एक और माइनस ए बी हो गया, ठीक है। फिर क्या बचा मेरे पास में? बी स्क्वायर को भी जोड़ दो भाई, दो मल्टीप्लाई। ऐसा करो इस पूरी इक्वेशन को ही अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी मेरा काम बन सकता है भाई। देखो पूरी
मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर 2c स्क्वायर 2ab c 2ca बराबर 0। ठीक है, अब a स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 2ab तो मैंने ले लिए, प्लस इसमें a स्क्वायर बच गया मेरे पास, इसमें b स्क्वायर बच गया मेरे पास, इसका काम खत्म। b माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc लिया भाई मैंने, यहाँ पर b स्क्वायर का काम खत्म हो गया, यहाँ पर एक c प्लस अब यहाँ c बचा, यहाँ a बचा, और ये क्या बच गया a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac बराबर 0। बच गया नहीं बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से हो गया b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर 0। आई कि नहीं आई बात समझ में? इस तरीके से किया भाई, 2 से क्या किया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इतना तो करना सीखो भैया आप लोग। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा भी आप लोगों के। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन बड़ा अच्छा है अपने पास में, इसको मिटाई देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि ऐसा ऐसा है तो इसका मान ज्ञात करो। इसके लिए आपको लॉग की प्रॉपर्टी आनी जरूरी है भाई। क्या था ये, 1 log x log y log x log z, log y x log y z log z x log z y और 1। ठीक है, इसका मान निकालना है, आप अच्छे से जानते हो 1 log a b को लिख सकता हूँ मैं log b और log a लिख सकता, तो इसको भी लिख दो, जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है जो नीचे, e और e लग जाएगा, और ये भी ऐसे बन जाएगा log z ऊपर और log z log x नीचे, ये भी सेम ये बन जाएगा log x ऊपर log y नीचे, ये 1 log z ऊपर और log y नीचे, और ये बन जाएगा log x ऊपर log z नीचे, ये बन जाएगा log y ऊपर log z नीचे, और ये बन जाएगा 1। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको log x से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको log y से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको log z से। अब किसी भी इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिवाइड भी करना पड़ता है भाई, तो 1/log x log y log z, यानी कि इसको, ये क्या है मेरे पास में रो फर्स्ट को मैंने मल्टीप्लाई किया log x से, रो सेकंड को मल्टीप्लाई किया log y से, और रो 3 को मल्टीप्लाई किया log z से, तो मेरे पास नीचे भी आएगा, वो नीचे वाला तो ये लिख लिया। अब देखो, इसको log x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा log x, इसको log x से करूंगा तो ये कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा log y, और ये बन जाएगा log z। बनेगा नहीं बनेगा? सेम इसको log y से करूंगा तो ये भी log x log y log z, और ये भी log x log y और log z। अब मैंने कहा कि किसी भी सारणिक के अंदर अगर दो पंक्तियों का मान एक जैसा आ जाए या फिर दो स्तंभों का मान एक जैसा मान आ जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, इस पूरी कॉलम से log x कॉमन आ रहा है तो log x यहाँ आ जाएगा, इससे log y कॉमन आ रहा है log y यहाँ आ जाएगा, और log z यहाँ आ जाएगा। या तो आप इसको यहीं 0 कर सकते हो, या फिर ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा log x log y log z, और नीचे भी कितना है log x log y log z, और क्या बचेगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में 0। क्या आ जाएगा इसका आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास। ठीक है, इस तरीके से अपन को इसके सारे क्वेश्चन करने हैं भाई। ठीक है, अगला टॉपिक अपना आ रहा है मैट्रिक्स। अगला टॉपिक अपना कौन सा आ रहा है, मैट्रिक्स का। भैया इसको मिटा लेते हैं अपन, नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को अपने जो टेलीग्राम का चैनल है उसके अंदर पूछ सकते हो। आप लोग डाउट नहीं पूछ रहे हो भाई किसी भी तरीके से, ठीक है, तो डाउट्स पूछो आप उसके अंदर मेरे को। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना मैट्रिक्स। तो देखो बात करते हैं अपन मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है भाई,
टॉपिक अपने पास में स्टार्ट हो रहा है, मैट्रिक्स अच्छा टॉपिक है और नंबर देने वाला टॉपिक है भाई, नंबर यही देगा टॉपिक अपन को, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा की। सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की। परिभाषा क्या होती है इसकी, परिभाषा के बारे में बात करेंगे अपन। एक सेकेंड, हाँ जी, परिभाषा के बारे में बात करेंगे अपन। तो मैट्रिक्स होता क्या है कि कुछ संख्या या तो कोई संख्या या फिर कोई फलनों को किसी भी आयताकार समूह के रूप में लिख पाएं, किसी भी फलन या फिर किसी संख्याओं को विशेष प्रकार से आयताकार रूप में लिख जाएं, तो उस आयताकार आकृति को अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। देखो सारणिक के अंदर मैंने यही परिभाषा बताई थी, लेकिन आपको परिभाषा बताई थी उसमें स्क्वायर के लिए यानी कि वर्ग के लिए बताई थी, लेकिन यहाँ पर वर्ग नहीं होगा। वर्ग यहाँ पर पॉसिबल है क्योंकि आयत भी एक प्रकार से वर्ग बन सकता है भाई, ठीक है। तो ये एक वर्ग भी पॉसिबल है, लेकिन ये डेफिनेटली 99% आयताकार रहेगा, यानी कि रो और कॉलम की संख्या आपके लिए क्या रहेंगी, इसमें अलग अलग रहेंगी, ठीक है। तो आप परिभाषा लिखोगे कि कुछ संख्याओं और फल, आप लिखोगे संख्याओं या फिर को पंक्ति व स्तंभ के रूप में, पंक्ति व स्तंभ के रूप में आयताकार आकृति, आयताकार व्यवस्था के रूप में, आयताकार व्यवस्था में प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। देखो आपको दिक्कत परिभाषा में नहीं होगी क्योंकि मैं सारणिक के अंदर आपको सारी बता, इसे कैपिटल लेटर में प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि जैसे ABC, ठीक है। व इसके अवयव, इसके अवयव स्मॉल लेटर में प्रदर्शित किए जाते हैं। किस लेटर में प्रदर्शित किए जाते हैं इसके, जैसे कि अपन एग्जांपल दें, जैसे A = ABC, BCA, CAB, DEF, PQRS, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया 4 × 4 का अपने पास में मैट्रिक्स हो गई। या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई ABCDEFGH, ये कितनी हो गई, देखो इसमें पंक्ति तो हो गई 2 और कॉलम हो गए 1 2 3 4, तो 2 × 4 का, ठीक है। इसके अलावा ये लिख लो, इसे इस प्रकार के, हाँ सॉरी ये लिखना भूल गया भाई मैं, अभी तो सारणी बना दिया था मैंने इसको। इसे इस प्रकार के ब्रैकेट में प्रदर्शित किया जाता है, इसे इस प्रकार के ब्रैकेट में क्या किया जाता है, इसको प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं इसके अवयव, इसको क्या बोलते हैं, इसके अवयव बोलते हैं। अवयव AIJ रूप में प्रदर्शित होते हैं, किए जाते हैं, जहां I मतलब पंक्ति और J मतलब स्तंभ। यानी कि अगर मैं A12 की बोलूं तो पहली है पंक्ति और दूसरा है स्तंभ, यानी कि पहली पंक्ति, ठीक है, ये रही पहली पंक्ति, ये है पहली पंक्ति, ये है रो 1, ये है रो 2, ये है रो 3, ये है रो 4, पहली पंक्ति और पहला दूसरा, कितना कौन सा कॉलम, दूसरा स्तंभ, ये रहा C1 C2 C3 C4, हो गया आपका A12। आपको अगर बोले A31 निकालो,
A31 का क्या मतलब होता है, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये क्या हो गई, वैल्यू आपकी C हो गई। तो एक तरीके से मैंने आपको इसकी परिभाषा के अंदर ही सारणिक को मैट्रिक्स को प्रदर्शित करना सिखा दिया भाई, मैट्रिक्स को क्या करना सिखा दिया, आपको प्रदर्शित करना सिखा दिया। इसी के अंदर आप एक छोटी सी बात लिख सकते हो कि मैट्रिक्स की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की कोटि देखो आपको मैंने बताई थी, इसकी कोटि कितनी है, 2 इंटू 4 इसकी कोटि है भाई, ठीक है। पंक्ति यहां पे लिख देता हूं भाई, मैट्रिक्स की कोटि लिख देते हैं इसके अंदर। मैट्रिक्स की कोटि आप इसके अंदर लिखोगे, मैट्रिक्स में m पंक्ति व n स्तंभ हो तो कोटि कितनी हो जाएगी, m इंटू n होगी, कितनी होगी उसकी, m इंटू n, और m और n बराबर है। तो देखो इसकी अगर मैं कोटि की बात करूं, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी 4 इंटू 4, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी भाई अपने पास में 2 इंटू 4, कितनी हो जाएगी इसकी कोटि, 2 इंटू 4 कोटि हो जाएगी। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन आते भी नहीं एग्जाम में भाई मैट्रिक्स की कोटि कितनी है, ठीक है। और मैट्रिक्स का निरूपण आप लोगों को पता ही अच्छे से। अब बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स की समता के बारे में। दो मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर कब होंगी, जब उनके एलिमेंट एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो, उनके अवयव क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो, तभी जाके वो मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या होंगी, समान होंगी भाई। तो आप इसके अंदर लिख देते हो मैट्रिक्स की समता। मैट्रिक्स की समता टॉपिक के अंदर आप देखो क्या लिखोगे, मैट्रिक्स की समता, यदि दो मैट्रिक्स में Aij बराबर Bij हो तो मैट्रिक्स समान होंगी। जैसे कि मैं इसको बोलूं स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ये ए मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स इस टाइप से हो 1 9 16 25, तो ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे क्या होंगी, एकदम समान होंगी। देखो उनकी रो और कोटि, उनकी कोटि भी समान होनी जरूरी है भाई। मैट्रिक्स की समता के लिए उनकी कोटि भी क्या होनी चाहिए, समान होनी जरूरी है। तो ये अपना टॉपिक हो गया एक तरीके से। अब मैट्रिक्स के विभिन्न प्रकार लिख देते हैं आपके लिए भाई, किस किस प्रकार की मैट्रिक्स होती हैं अपने पास में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चंस में नहीं आएंगी, ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स बनते हैं उसमें आएंगी भाई। तो बात करते हैं मैट्रिक्स के प्रकारों की, ये बड़ा टॉपिक है भाई अपने पास में, मैट्रिक्स के प्रकार। पहला मैट्रिक्स का प्रकार मैं लिख रहा हूँ आपके पास में पंक्ति मैट्रिक्स, बहुत ही आसान है। पंक्ति मैट्रिक्स, ठीक है भाई। पंक्ति मैट्रिक्स में होता क्या है, एक पंक्ति वाले मैट्रिक्स को देखो, एक पंक्ति वाले मैट्रिक्स को पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि मैं लिख दूं A बराबर CD, ये हो जाएगा। देखो कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति, स्तंभ कितने, एक, इसको हम क्या बोलेंगे, पंक्ति मैट्रिक्स। या फिर B बराबर मैं बोल दूं अल्फा बीटा गामा, ये हो जाएगी 1 इंटू 3, ये क्या मैट्रिक्स हो गई, 1 इंटू 3 प्रकार की। इसी प्रकार से अगर स्तंभ की बात करूं, अगला टॉपिक लिख लो, इसमें लिखने वाली बात नहीं है, स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स कैसे हो जाएगी, एग्जांपल देता हूँ, ABCD। देखो भाई, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार पंक्ति, चार तो पंक्ति और स्तंभ कितना है अपने पास में, स्तंभ एक है, रो 1 2 3 4, तो कितना हो गया, चार तो पंक्ति, सॉरी चार पंक्ति एक स्तंभ, 4 इंटू 1, 4 एक स्तंभ का है ये भाई। इनकी कोटि
है भाई, ये स्तंभ मैट्रिक्स हो गया। स्तंभ मैट्रिक्स आप अच्छे से समझ गए, स्तंभ मैट्रिक्स पंक्ति समझ चुके हैं। अगला टॉपिक अपना लेते हैं अपन। ये देखो, ये सारी चीज़ दिखानी पड़ती हैं, इनका पता होना जरूरी है भाई। अगली बार आ रही है अपने टॉपिक है अपना शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके सभी अवयव क्या हो? जीरो हो। अगला टॉपिक ले लेते हैं अपन, शून्य मैट्रिक्स। वह मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हो। जैसे कि ए बराबर, ऐसे लिख लो, ए आई जे बराबर 0 बराबर 0 0 0 0, या फिर बी बराबर 0 0 0, या फिर सी बराबर 0 0 0। ये कितनी हो गई? 2 × 2 की पंक्ति कितनी है इसके अंदर? एक पंक्ति 3 स्तंभ, इसमें 3 पंक्ति 1 स्तंभ। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास में? शून्य मैट्रिक्स हो गई। वर्ग मैट्रिक्स आपको बताने की जरूरत नहीं है, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो? बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ग मैट्रिक्स। पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए उसके लिए? बराबर होनी चाहिए भाई। किसमें? तो अगला टॉपिक लिख लो आप, वर्ग मैट्रिक्स I बराबर J, यानी कि पंक्ति बराबर स्तंभ हो तो वो क्या कहलाएगी? मेरी वर्ग मैट्रिक्स। एग्जांपल देना, 1 2 3 4 2 की 1 2 3 1 2 3 3 3 × 3, स्तंभों की संख्या बराबर हो, उससे हम क्या बोलेंगे? अब बात आ रही है मैट्रिक्स के ट्रेस के बारे में। मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है कि मैट्रिक्स के स्तंभ, मैट्रिक्स के विकर्ण आप अच्छे से जानते हो भाई। तो मैट्रिक्स का विकर्ण का योग मैट्रिक्स का क्या कहलाता है? ट्रेस कहलाता है। मैट्रिक्स का क्या कहलाता है भाई? ट्रेस कहलाता है। मैट्रिक्स के विकर्णों का योग, मैट्रिक्स का ट्रेस। तो मैट्रिक्स के विकर्णों का योग क्या कहलाता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि अगर मैं लिखूं a बराबर 1, एग्जांपल ले लेते हैं अपन, a बराबर 1 2, ट्रेस ऑफ, इसको ऐसे लिख लो, ट्रेस ऑफ a बराबर समीशन ऑफ a i j, a i j, या फिर a j i, a j i i लिख लो इसको, a i i। जैसे कि एग्जांपल लें अपने 1 2 3 2 2 3, तो इसका ट्रेस ऑफ a कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 4 कितना हो गया? 7। कितना ट्रेस हो गया इसका? 7। ठीक है, अब विकर्ण मैट्रिक्स की बात करें तो विकर्ण मैट्रिक्स कौन सा कहलाता है? मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के अवयव के अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या हों? बाकी सारे एलिमेंट क्या हों? 0 हों। वो क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स का विकर्ण मैट्रिक्स। वो क्या कहलाएगा अपने पास में? विकर्ण मैट्रिक्स। तो लिख देते हैं भाई, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयव के अलावा सभी अवयव क्या हों? 0 हों। ये क्या कहलाएगा मेरे पास में? विकर्ण मैट्रिक्स। ये क्या कहलाएगा मेरे पास में? विकर्ण मैट्रिक्स कहलाएगा भी अपने पास में। इसके बाद है अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स किसी विकर्ण के अवयव के है, तो भाई एक बार
थ्योरी वाली चीज़ें आज ख़त्म कर देते हैं, कल से फिर इसका वो करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे भाई अपने पास में। क्या है टॉपिक अपने पास में? अदिश मैट्रिक्स। देखो भाई क्या बोलता है ये, ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है? विकर्ण, नॉर्मल मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स का मतलब समझते हो, विकर्ण के अलावा बाकी सारे जीरो। ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों। विकर्ण के सभी अवयव क्या हों? बराबर हों। देखो I बराबर J हो तो A हो, और I नॉट इक्वल टू 0 हो तो बराबर 0 हो। एग्जाम्पल ले लें अपन 2 0 0 2, या फिर B बोलें अपन अगर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या हो जाएगा अपने पास में? विकर्ण मैट्रिक्स हो जाएगा भाई अपने पास में। ठीक है, अदिश मैट्रिक्स हो जाएगा भाई। इकाई मैट्रिक्स क्या होगा? किसी वर्ग विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या हो? एक हो। देख लेते हैं भाई, आज तो सारे ही करा देते हैं आपको थ्योरी वाले। एग्जाम्पल देता हूँ, आपको डायरेक्ट लिखाने की जरूरत नहीं है। इकाई मैट्रिक्स A बराबर 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या कहलाएगा? इकाई मैट्रिक्स, क्योंकि क्या है? 1 है। विकर्ण के सभी अवयव यदि 1 है तो क्या कहलाएगा? इकाई मैट्रिक्स अपने पास में। ठीक है, इसके बाद आया त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, और फिर बच गया अपने पास में बस इतना ही है, फिर गुणन बच गया। उसके बाद में वो 2-3 मैट्रिक्स के प्रकार और हैं आपके पास में, सममित और विषम सममित, और अवतरणीय, यानी कि लग जाएगी। टाइमिंग चेक कर लेते हैं अपन एक बार, 27 मिनट। हाँ जी, थे अपन। इसके बाद में त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ये और इसको मैं एग्जांपल देता हूं भाई। इसमें 2 प्रकार से एग्जांपल हैं अपने पास में। देखो भाई क्या होता है ना, उसके अगर नीचे नीचे 0 हो, जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, ये है आपके पास में A B C, ये है E F, तो देखो ये आपको विकर्ण के अवयव के ऊपर, विकर्ण के अवयव के ऊपर आपको त्रिभुज, इसे हम बोलेंगे ऊपरी त्रिभुजाकार। इसे हम क्या बोलेंगे? ऊपरी त्रिभुजाकार। अपने पास में A B तो देखो ये तो विकर्ण, इसके नीचे के एलिमेंट इधर, इसे हम बोलेंगे निचली त्रिभुजाकार। के अलावा बाकी ऊपर वाले क्या हो? 0 हो, उसे अपन बोलेंगे त्रिभुजाकार। ऊपरी और निचली त्रिभुजाकार में फर्क है। कैसे है कि देखो, अगर ऊपर त्रिभुज और नीचे त्रिभुज बन रहा है तो निचली, नीचे वाला, ठीक है, ऊपर और नीचे बन रहा है तो निचली। और इसके लिए क्या होगा? विकर्ण के अवयव के अवयव हैं तो उसे हम बोलेंगे निचले, नीचे वाला। और विकर्ण के अवयव के अगर ऊपर 0 हैं तो उसे अपन बोलेंगे नीचे वाला। देखो विकर्ण के ऊपर अगर एलिमेंट है और नीचे 0 है तो अपन उसे बोलेंगे ऊपरी त्रिभुजाकार। और विकर्ण के अवयव के ऊपर 0 है और नीचे एलिमेंट है तो नीचे। आप एलिमेंट से याद रखो, एलिमेंट अगर ऊपर है तो ऊपरी, एलिमेंट अगर नीचे है तो नीचे वाला, ठीक है, हो गए। अब इसके गुणन के बारे में बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वही इंपॉर्टेंट है।
को हल कैसे करते हैं। और मैट्रिक्स को हल करने के लिए वो जो नियम मैंने आपको सारणिक के अंदर बताए थे वही सारे नियम इसके अंदर लगेंगे भाई, ठीक है। उसके फिर अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल के बारे में, सदिश गुणनफल कैसे होता है, उसके बाद में सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे कि इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, ठीक है। आवर्तनीय और ये मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और ये टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि 2 या 3 क्लास मैक्स टू मैक्स लगेंगी और मैट्रिक्स का जो टॉपिक है आपका वो खत्म हो जाएगा। थैंक यू क्लास।